लेट्स स्टार्ट फिजिक्स 5054। 1 घंटे का टाइम है, कोशिश करेंगे 45 मिनट्स में निपटाएं, कोशिश पूरी पूरी होगी हमारी। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है? द डायग्राम शोज अ क्लोज पैक। ठीक है, बेसिकली इसको हम आम जुबान में क्लिप कहते हैं। ठीक है, कपड़ा टांगते हैं उसके ऊपर, ये हम लगा देते हैं। ठीक है, कहते हैं विच डिवाइस इज सुटेबल फॉर ऑब्टेनिंग एन एक्यूरेट वैल्यू फॉर द हाइट ऑफ द क्लोज पैक। ठीक है, इसकी ये हाइट निकालने के लिए, बेसिकली उसकी चौड़ाई पता करने के लिए। सो ऑब्वियसली मेजरिंग टेप तो इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। मेजरिंग टेप आप अपने घर की हाइट या अपने सोफे की हाइट या टेबल की लेंथ ये मेजर करने के लिए आप लोग यूज कर रहे होते हो। सो मेजरिंग टेप तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अमीटर रूल। पॉसिबल नहीं है, ये जाहिर सी बात है, इतनी छोटी लेंथ कैसे करेंगे? इसकी प्रिसीजन देखिए। ठीक है, ये 0.01 सेंटीमीटर में कुछ होगी, सो वी कैन नॉट यूज इट। और मीटर रूल आपको पता है 0.1 सेंटीमीटर की प्रिसीजन पे होता है, इसका लीस्ट काउंट यही होता है। सो उसके बाद आप आइए नेक्स्ट के ऊपर आइए। ठीक है, तो नेक्स्ट के ऊपर वो कह रहा है माइक्रोमीटर। सो ऑब्वियसली माइक्रोमीटर मे बी द करेक्ट आंसर। लास्ट है मेजरिंग सिलेंडर, ये वॉल्यूम मेजर करता है। सो माइक्रोमीटर से ये मेजरमेंट हो सकती है। ठीक है, सो माइक्रोमीटर 0.001 सेंटीमीटर की प्रिसीजन है या 0.01 मिलीमीटर की प्रिसीजन है। क्लियर है? समझ में आती है बात या नहीं आती है? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। क्लियर है? नेक्स्ट है विच सेट ऑफ क्वांटिटीज आर ऑल वेक्टर क्वांटिटीज। तो ए होगा एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। ठीक है, केमिकल एनर्जी इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सटेंशन बिल्कुल ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। वेट, काइनेटिक एनर्जी, वर्क स्केलर क्वांटिटी है। वर्क इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, फिर कह रहा हूं वर्क स्केलर है। ये सब गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें। क्वेश्चन नंबर shows the motion of the cyclist during the ride that lasts for 14 seconds. What is the average speed of the cyclist? तो एवरेज स्पीड की बात करो, सो एवरेज स्पीड होगा टोटल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है? अब टोटल डिस्टेंस तुम लोग के पास क्या है जरा देखो। सो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है? टोटल डिस्टेंस कहां से लेकर कहां तक है? सो जरा गौर करना, यहां से लेकर यहां देखो, इसको देखो, ये यहां से यहां लिंक करो। ठीक है, एक सेकंड, ये यहां से यहां तक लिंक करो। ठीक है, सो दिस इज योर टोटल डिस्टेंस। अच्छा, और ये यहां से लेकर यहां तक इसको लिंक करो। सो गाइस दिस इज योर टोटल टाइम। ठीक है भाई, सेट है। अब टोटल डिस्टेंस पता कर लो कितना है। सो ये 20 था तो ये 28 हो जाएगा, और ये 10 है, 15 है तो ये 12.5 है, 13, 13.5, 14, ये 14 हो गया। सो 28 डिवाइड बाई 14, सो टोटल डिस्टेंस 28 डिवाइड बाई टोटल टाइम 14 डिवाइड करो तो ये 2 आएगा। सो यानी 2 मीटर पर सेकेंड। सो ये ए करेक्ट आंसर है इसका। इज इट क्लियर गाइस? तेज तेज चलेंगे, भागेंगे, स्टॉप वॉच रख के काम करेंगे, ये तो ही कामयाब रहेंगे, वरना भूल जाइए। क्लियर? उसके बाद अगले चले जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द डायग्राम शोज द वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन वेरीज विद टाइम। ठीक है भाई, अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में ये वाला सीन है। वो कह रहा है विच सेक्शन ऑफ द ग्राफ शोज वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, पहली चीज तो ये कि यहाँ पर नेगेटिव ग्रेडियंट है, एक चीज। सो यहाँ पर इसका मतलब है ये डिसेलरेशन है। अच्छा, इसको भी छोड़ दो, नहीं भी समझ में आ रहा तो फिर भी इधर देखो, ये वेलोसिटी है। फर्स्ट करो यहाँ पे कोई भी वैल्यू कर लो, +14 कर दो। सो जब तुम इधर से इधर 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 नीचे पॉइंट पर आओगे तो यहाँ इधर, देन हियर, देन हियर, देन हियर। सो हर दफा तुम नीचे की तरफ आ रहे हो इस पॉइंट से इधर, यानी +14 से +13, +12, +11, +10, +9, +8। सो वेलोसिटी इस जगह पे डिक्रीज हो रही है, तो ये P वाला पॉइंट हो सकता है। सो P वुड बी द पॉइंट के जहां पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो एक पॉइंट तो P। नाउ आर भी चेक करते हैं। अगला ये भाईजान, अगला ये है कि अगला यहां से लेकर यहां तक है Q। सो देखो, इस ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर में नेगेटिव साइन का मतलब होता है डायरेक्शन। ठीक है, और कोई मतलब नहीं होता। देयर इज नो अनदर मीनिंग ऑफ द नेगेटिव साइन। सो ये जो नेगेटिव साइन है, इसको एज ए डायरेक्शन के तौर पर लेना बस। मैं तो इस नेगेटिव को थोड़ी देर के लिए इग्नोर ही करवा देता हूं बच्चों को, थोड़ी देर के लिए। सो अब ये देखो, यहाँ पर 0 है, 0 से तुम आए, ये 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर ये 3 होगा, करते 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 यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होगी। लेट्स सपोज दैट इज 3। यानी नेगेटिव का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में 3, यानी वेलोसिटी बढ़ ही रही है।
ठीक है, यहाँ q का मतलब की वेलोसिटी क्या है भाई, इंक्रीज हो रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे तुमने अक्सर देखा है, एक गाड़ी तुम्हारी तरफ आ रही है, अप्रोच कर रही है, एक गाड़ी तुमसे दूर जा रही है, सो ये मीनिंग होगी अपोजिट डायरेक्शन की। क्लियर? तो ये 3 हो गया। अच्छा, फिर तुम r की तरफ जा रहे हो तो ये 2 है, फिर इसकी तरफ जा रहे हो ये 1 है, फिर ये जा रहे हो 0 है। इसका मतलब है यहाँ पर भी क्या हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। सो p और r will be the answer, so B is the correct answer. Clear है guys? समझ में आ? A metal disc is squeezed in the jaws of a vice. ठीक है, मेटल डिस्क है जिसके बारे में कह रहा है कि वो के स्क्वीज कर दिया गया उसको। वैसे इतना प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल डिस्क इज अनचेंज व्हेन इट इज स्क्वीज। कौन? सो वो कह रहा है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज अनचेंज। अनचेंज का मतलब है कि वो चेंज नहीं हुआ। सो भाई रेडियस चेंज हो जाएगा, अगर साइज इसका छोटा हो गया तो रेडियस चेंज। डिस्टेंस बिटवीन द एटम जाहिर है वो भी करीब करीब आ जाएंगे, ठीक है, वो भी चेंज हो जाएंगे। फोर्स बिटवीन द एटम करीब आएंगे, एटम्स जब करीब आएंगे तो डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो जाएगी, वो भी खत्म। सो सिर्फ इसका ए आंसर हो सकता है, मास। मास इज अनचेंज। क्लियर है? द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इन द स्पेस इज स्मॉलर देन ऑन द अर्थ सरफेस। क्लियर? हाउ आर द मास? वो कह रहा है कि स्पेस में ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी की वैल्यू कम है और अर्थ पे जी की वैल्यू ज्यादा है। हाउ आर द मास एंड वेट ऑफ द सैटेलाइट अफेक्टेड as the satellite moves away from the surface of the earth into the space? तो मास तो इफेक्ट नहीं करेगा, मास तो इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, मास तो इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन वेट इफेक्ट करेगा। क्यों इफेक्ट करेगा? अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है। ये सरफेस है, ये रही आपकी सैटेलाइट। सैटेलाइट जैसे जैसे अर्थ से दूर जाएगी, सो जी की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। आपको पता है, जैसे जैसे सैटेलाइट दूर जाती चली जाती है तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी, मास जो है वो चेंज नहीं होगा। सो ए और बी तो दोनों ही इनकरेक्ट हो जाते हैं। क्लियर है? सी कह रहा है द मास इंक्रीजेस, नहीं, मास जो है वो अनचेंज है। तो कह रहा है मास इज अनअफेक्टेड एंड वेट डिक्रीजेस। बिल्कुल ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। आ रही बात समझ? आओ क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अ मटेरियल हैज अ डेंसिटी इतनी, व्हाट इज द डेंसिटी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब? बच्चों वाला सवाल है, ऐसे याद रखना। प्योर वाटर की डेंसिटी याद रखो, प्योर वाटर की डेंसिटी याद रखो। प्योर वाटर हैज अ डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और यही अगर किलोग्राम में लूं तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसे याद रखो। सो जब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब आया तो यू नीड टू मल्टीप्लाई बाई 1000। वो प्योर वाटर से दिमाग में रखना। सो अब ये 2.4 ग्राम पर मीटर क्यूब है, सो इस ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को लाने के लिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब में यू नीड टू मल्टीप्लाई बाई 1000। क्लियर है? सो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2400। सो डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेट है? एन ऑब्जेक्ट फॉल्स वर्टिकली थ्रू द एयर व्हिच डायग्राम रिप्रेजेंट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो कह रहा है कि कौन सी डायग्राम इसमें फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रही है। सो कह रहा है कि अपवर्ड क्या है? फोर्स ऑफ द एयर ऑन एन ऑब्जेक्ट, और डाउनवर्ड क्या है? फोर्स फ्रॉम द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये पॉसिबल है, हो सकता है, ये इसका आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं, ठीक है। फोर्स ऑफ द एयर नहीं भाई, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो एयर रेजिस्टेंस इसको ऊपर पुश करती है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो एयर रेजिस्टेंस विल बी एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो इसका मतलब इस हिसाब से क्या होगा? इस हिसाब से ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब वेट को ऊपर कैसे दिखाओगे भाई? ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, वेट तो डाउनवर्ड है, यहाँ पर भी वेट अपवर्ड दिया हुआ है हालांकि वेट डाउनवर्ड है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ फोर्स एफ इज अप्लाइड टू अ लीवर एंड एट डिस्टेंस एल फ्रॉम द पिवट एज शोन। ठीक है, अच्छा जी, वो कह रहा है a lever at a distance L from the pivot as shown। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा है, कह रहा है the length D is the perpendicular distance between the force and the pivot। ठीक है, ये रहा पिवट, यहाँ है पिवट, फोर्स अप्लाई हो रही है ऐसे। ठीक है, अब वो सवाल कह रहा है which expression is the moment of the force about the pivot। ठीक है, कौन सी एक्सप्रेशन मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पिवट है? जरा इधर देखो, ये रहा आपका लीवर, दिस इज योर लीवर, दिस इज योर फोर्स, फोर्स ऐसे अप्लाई हो रही है। अक्सर बच्चा कंफ्यूज होता है कि फोर्स और ये लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, गलत है, नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स और लेंथ के दरमियान एंगल जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। यानी फोर्स और ये जो लेंथ है या मोमेंट आर्म है, इसके दरमियान एंगल 90 होना चाहिए, दैट मस्ट बी परपेंडिकुलर। लेकिन दिस इज नॉट द परपेंडिकुलर गाइस। अब क्या करें?
फंस गए, कोई टेंशन नहीं है, रुको जरा, सब्र करो, अभी बताता हूं, ठीक है। सो दिस इज योर फोर्स गाइस। सो फोर्स से यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ले लो, दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो यू कैन मल्टीप्लाई फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, आप कर सकते हो। सो सी करेक्ट आंसर है, ठीक, सी करेक्ट आंसर है। एक और काम कर सकते हो आप, फोर्स का, ऑब्वियसली आपने अभी तक फोर्स का कंपोनेंट नहीं पढ़ा, ये रहा फोर्स का कंपोनेंट, आप इस फोर्स का कंपोनेंट निकालो, ठीक है, ये फोर्स का ये वाला कंपोनेंट निकालो। अगर आपके पास जो है वो गिवन है वैल्यूज, थीटा गिवन है, सो आप ये वाला कंपोनेंट निकाल के इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो लेंथ से, ये काम भी आप कर सकते हो। बट अगेन चूंकि आपने कंपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ा, सो उसको छोड़ देते हैं, ए लेवल्स के लिए इंशाल्लाह एएस लेवल में उसको देखेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। Let's talk about question number 10. A rocket is launched, ठीक है, a rocket is launched, रॉकेट जो है वो लॉन्च है वर्टिकली अपवर्ड बाय द कांस्टेंट फोर्स फ्रॉम इंजन। चलो भाई ये लॉन्च हो गया। द डाटा फॉर द लॉन्च इज शोन, वेट ये गिवन है, एयर रेजिस्टेंस ये गिवन है, फोर्स इंजन ये गिवन है। हाउ मच ऑफ द वर्क डन ऑन द रॉकेट इज यूज्ड टू इंक्रीज इट्स स्पीड इन द फर्स्ट 100 सेकंड, ठीक है, उसकी इंक्रीज, उसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए कितना वर्क डन हुआ फर्स्ट कितना, फर्स्ट 100 मीटर में, ठीक है, ये करते हैं। सो अब आप देखें उसकी स्पीड इंक्रीज कैसे होगी, एक तो ये चीज समझें, थ्रस्ट ऑफ द इंजन से जरा देखते हैं, ठीक है। अब आप एक काम करें, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स पता करें, व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। ये वेट है, ये एयर रेजिस्टेंस है, ये, अब देखिए तीन चीज है, इसको देखिए, ये रॉकेट है, ठीक है, इस तरह से कुछ है भाई। अब ये अपवर्ड जा रहा है, इसकी अपवर्ड जो फोर्स है, इट हैज एन अपवर्ड फोर्स, सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। क्लियर, अपने अपने कैलकुलेटर अपने अपने हाथ में रखिएगा बेटा प्लीज, ठीक है। अच्छा आप देख लीजिए अपवर्ड फोर्स कितनी है उसकी, जो इंजन का थ्रस्ट है वो है 3.5, यानी 3.5 कर लीजिए, 3.5 इंटू 10⁻⁶ कर लीजिए, ठीक है। मेगा न्यूटन है तो मेगा की जगह पावर 6 लगा दिया, ये न्यूटन है। डाउनवर्ड इसका वेट लिख लीजिए, सो डाउनवर्ड इसका वेट है कितना, इट हैज अ डाउनवर्ड वेट, वेट की वैल्यू कितनी है 1.9 एक्सपोनेंट 6 न्यूटन। और कौन सी फोर्स है इसमें, ठीक है, और है एयर रेजिस्टेंस, वो भी डाउनवर्ड ही लगेगी, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस को आप ड्रैग कह दीजिए, वो कितनी है, वो है 0.1 एक्सपोनेंट 6 न्यूटन, वो भी इतनी लगेगी। क्लियर, रिजल्टेंट फोर्स पता कीजिए, तो अपवर्ड कितनी है 3.5, ठीक है, डाउनवर्ड कितनी है 0.1, और कितनी है 1.9, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10⁻⁶ से, जी रिजल्टेंट कितना आएगा फिर मुझे बताएगा। 3.5 माइनस 0.1 माइनस 1.9 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1.5 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन, ये आ रही है रिजल्टेंट फोर्स। नाउ यू विल आस्क दिस क्वेश्चन, सर आपको चुल क्या थी, आपने रिजल्टेंट फोर्स निकाली ही क्यों, व्हाई डिड यू कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स एंड हाउ डिड यू कैलकुलेट इट। तो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब ही, हाँ ये सवाल है हसन, क्वेश्चन इज दैट कि व्हेन यू हैव एन अपवर्ड फोर्स, ठीक है, द रॉकेट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो व्हाट यू नीड टू डू, you need to subtract all the backward forces which are in downward direction from the upward forces, तो रिजल्टेंट फोर्स पता लग गई। सवाल, अब रिजल्टेंट निकाली क्यों, इसलिए कि वो कह रहा है हाउ मच वर्क डन ऑन द रॉकेट इज यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड। सो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, दिस रिजल्टेंट फोर्स विल इंक्रीज इट्स स्पीड, ये रिजल्टेंट फोर्स इसकी इंक्रीज करेगी स्पीड को। सर आपको कैसे पता चला, बिकॉज आई नो दैट रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन का मतलब है इंक्रीजिंग वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ना, स्पीड का बढ़ना, ठीक है, दैट्स व्हाई मैंने रिजल्टेंट फोर्स को पकड़ा, ठीक है। सो नाउ आई हैव गॉट रिजल्टेंट फोर्स, नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द वर्क डन। सो रिजल्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट 1.5 इंटू 10⁻⁶, इसको मल्टीप्लाई बाय कितना है 100, जी कितना हो जाएगा, यू विल गेट 150 मेगा मेगा जूल, ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आ रही है सबके, A is your correct answer guys, ठीक है। आगे चलें, which equation is used to calculate the efficiency of an energy transfer, ठीक है, efficiency आपने यूज कर निकाल ली है। so how will you calculate, so useful energy न्यूमरेटर में आती है, total energy डिनोमिनेटर में आता है, A is your correct answer, ठीक है, A is your correct answer guys, आपको पता है, ठीक है।
और ये आप करते भी हैं कैसे, अगर फर्स्ट करो 100 में से आपके 80 मार्क्स हैं तो ये यूजफुल मार्क्स हैं जो आपको मिले। सो न्यूमरेटर में यू विल ऑलवेज यूज यूजफुल मार्क्स, क्लियर, in order to get efficiency. ठीक है, 4 objects of different masses are lifted through different distances in different amount of time. In which combination of mass, distance and time is the greatest power transfer? वो कह रहा है ग्रेटेस्ट पावर ट्रांसफर होगी। सो पावर का फॉर्मूला करेंगे आप वर्क डन अपॉन टाइम, सो ये mgh अपॉन टाइम हो जाएगा, क्लियर। अब ये रेशियो आपने देखे ना कि mgh अपॉन टाइम, अब g को हटा दें 9.8 है, ठीक है। तो अब आपने अगर रेशियो चेक करना है तो हमने m h अपॉन टाइम करना है, g कांस्टेंट है उसे साइड में कर दें, ठीक है, थोड़ी देर के लिए साइड में कर दें, ठीक है। सो आप देखें जो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 kg मल्टीप्लाई बाई 2 मीटर डिवाइडेड बाई 3, सो दैट वुड बी 4/3 यानी 1.33 सेकंड को देखें, ठीक है। ये रेशियो चेक कर रहे हैं हम लोग खाली, ठीक है, जी की बात नहीं करें कि सब में जी कॉमन है तो जी पे कंपैरिजन नहीं बन सकता। सो सेकंड पे देख लें, सो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2, सो 2 का 1.875, क्लियर। इधर आ जाइए, सो इसको देख लीजिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 1.5, सो 4 डिवाइडेड बाई 1.5 ये बनेगा 2.66। इधर आ जाइए, सो ये हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5, सो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 1.5, सो दैट मस्ट बी 2.5। वो कह रहा है ग्रेटेस्ट पावर, सो भाई ग्रेटेस्ट इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर, समझ में आ रही है सबके? हेलो, क्लियर है सबको? जी जी जी, एवा प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, क्या पूछना चाहेंगी? सर आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। एक सेकंड जरा मैं इसको एक तरफ कर दूं जी। अच्छा मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए मेरा आपसे कहना है कि देखो पावर जो है दैट इज इक्वल टू, जरा देखो, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, क्लियर। और आप जब किसी चीज को अपवर्ड शिफ्ट कर रहे हो तो अपवर्ड आपको फोर्स, अच्छा कांस्टेंट स्पीड से अगर अपवर्ड शिफ्ट कर रहे हो तो जितनी अपवर्ड फोर्स लगाओगे उतना ही डाउनवर्ड वेट होगा। सो अपवर्ड फोर्स की जगह यानी F इंटू डी अपॉन टाइम लिखोगे, और अगर कांस्टेंट स्पीड से ऊपर मूव कर रहे हो तो जो अपवर्ड फोर्स लगाओगे वो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू उसका डाउनवर्ड वेट हो जाएगा। तो फोर्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा, वेट लिख दूंगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई वर्टिकल हाइट में तुम लिखोगे h, ठीक है, और डिवाइडेड बाई टाइम कर दोगे। अब वेट की जगह आता है mgh अपॉन टाइम। जी एक कांस्टेंट वैल्यू है तो उस पर कंपैरिजन नहीं बन सकता, सो जी को साइड कर दो, ठीक है। सो जी को साइड करो तो mh अपॉन टी मल्टीप्लाई बाई जी। तो अब तुमने तमाम चारों ऑप्शंस का मास, हाइट, इनका प्रोडक्ट, उन सबको टाइम से डिवाइड करना है, और डिवाइड करके ये रेशियो देखोगी, जिसका सबसे ज्यादा बड़ा रेशियो होगा वही तुम्हारा आंसर होगा, वही उसी की पावर सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट होगी। क्लियर है बा, समझ आ रहा है? यस सर, थैंक यू। ठीक है, क्लियर। सो ग्रेटेस्ट पावर तो मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा आंसर सी आ रहा है, दैट्स 2.66 आ रहा है, तो सी करेक्ट आंसर है, सही है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। वो कह रहा है एट एयर एट प्रेशर ऑफ 1 एक्सपोनेंट 5 पास्कल न्यूटन पर मीटर, पास्कल है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में इन्होंने दिया हुआ, क्लियर है। अच्छा जी, क्या करें इसका, ठीक है। वो कह रहा है कि स्ट्रैप इन द कंटेनर, ठीक है भाई, यहाँ पे कंटेनर में एयर फंस गई है, ठीक है, ये एयर है, इसको मैं P1 कर देता हूँ, ये P1 है। चलो भाई, अ फोर्स इज अप्लाइड टू मूव द पिस्टन डाउन इनटू द कंटेनर, ठीक है, उसको मजीद आगे कर दिया, आगे की तरफ कर दिया, फोर्स अप्लाई की। द टेम्परेचर ऑफ द एयर रिमेन कांस्टेंट, द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द कंटेनर एट द पिस्टन डिक्रीज बाय 0.18 टू 0. ये आपकी लेंथ 1 होगी, ये आपकी लेंथ 2 होगी। व्हाट इज द न्यू प्रेशर? अच्छा 0.18 से 0.15, तो देखो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब आप सुनो, ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन मैं 3D में अगर समझाऊं तो ये पिस्टन टॉप से देखोगे तो कुछ इस तरह का है, ठीक है। ये पिस्टन आपका टॉप से देखने पे ऐसे गोल है, ठीक है, सर्कुलर है, ठीक है। तो अगर मैं इसका एरिया
ये जो इसका एरिया है, इस पिस्टन का जो एरिया है, जो टॉप से देखने पे ऐसे, इस एरिया को अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कराऊं तो वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, कौन सा वॉल्यूम? ठीक है, इस एरिया का, इस पूरे स्पेस का वॉल्यूम आ जाएगा। सही। सो मैं P1 V1 की जगह एरिया मल्टीप्लाई बाई L1, P2 की और V2 की जगह एरिया मल्टीप्लाई बाई L2 करूंगा। पिस्टन का एरिया तो सेम है दोनों केस में, चाहे वो इतनी हाइट पर हो, ठीक है, चाहे पिस्टन इस हाइट पर है, पिस्टन का एरिया तो सेम है। तो दोनों एरिया को क्या करो, दोनों तरफ से ये कैंसिल कर दो, तो अब तुम्हारे पास आ जाएगा P1 L1 इज इक्वल टू P2 L2। P1 कितना था? ये था 1 एक्सपोनेंट 5। ठीक है, L1 कितना है तुम्हारे पास? 0.81, ये रहा L1। और L2 कितना है भाई? ये रहा L2। सो P2 मल्टीप्लाई बाई 0.15। जी जनाब, P2 की वैल्यू पता करें कितनी है? 1 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई बाई 0.18 डिवाइडेड बाई 0.15। सो P2 जरा कैलकुलेट कर लो कितनी वैल्यू आएगी। 0.18 डिवाइड कितनी? 120,000 1.2 times power 5 1.2 होगा ना? जी 1 जी। तो सी करेक्ट आंसर है इसका। सही है, सेट है, समझ में आ गई वैल्यू। डायरेक्ट भी हो सकता था, अगर आपको समझ में आ जाती बात तो कोई मसला नहीं था। जो स्टूडेंट्स आए हैं बेटा, अच्छा मैं एक बात बता दूं, पॉज लगाओ। ये मैंने फॉर्मूला क्यों लगाया? बिकॉज इसने कहा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये बॉयज लॉ का फॉर्मूला है। ठीक है, ये आइडियल गैस लॉज हैं, तो बॉयज लॉ का ये फॉर्मूला, वी नो दैट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है अ सील गैस सिरिंज कंटेन अ गैस दैट इज केप्ट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम व्हिच विल डिस्क्राइब हाउ द चेंज इन द टेंपरेचर ऑफ द गैस अफेक्ट इट्स प्रेशर। ठीक है, अब भाई सील गैस है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखा गया है, और कह रहे अगर टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड गै-लुसैक लॉ। दिस इज कॉल्ड गै-लुसैक लॉ, जिसको आप प्रेशर लॉ भी कहते हैं, कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दिस इज आल्सो कॉल्ड गै-लुसैक लॉ। गै-लुसैक ने ये दिया था। सही है, तो दो, अब इसकी एग्जांपल हो सकती है प्रेशर कुकर। यार प्रेशर कुकर में आपने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, अब टेम्परेचर बढ़ाओ तो प्रेशर तो बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? दैट इज अ लॉन्ग स्टोरी। ठीक है, बट एनीवेज, सो अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं, ठीक है, इसको मैं आपको समझाता हूं कि अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर शुड आल्सो बी इंक्रीज्ड। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से फ्रीक्वेंट कोलिजन होता है, पार्टिकल तेज तेज टकराते हैं, उनके टकराने से उनकी उनकी वेलोसिटी चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होने से मोमेंटम चेंज होता है, मोमेंटम चेंज होने से वी नो दैट क्या होता है? फोर्स होती है, फोर्स पैदा होती है, और फोर्स पैदा होने से उसी फोर्स को एरिया से डिवाइड करने से क्या आता है? प्रेशर आता है। आ रही बात समझ? ये सारी चीजें लिंक करती हैं, थर्मल में यही पढ़ाया जाता है। सही है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ अ गोल्ड इज 1064 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, व्हाट इज द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ गोल्ड ऑन द केल्विन स्केल? सो 1064 प्लस 273 ऐड कर लीजिए, तो 1064 प्लस 273 ऐड कर लीजिए, 1337 केल्विन। अपने अपने रिस्पेक्टिव टीचर से जाके पूछिएगा कि जब डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर था तो क्या चुलती साइंटिस्ट को कि केल्विन का स्केल लेकर आ गए, क्यों लेकर आए? ये क्वेश्चन है, पूछिएगा जाकर। सही है, तो 1337 है, तो ये हिसाब से डी करेक्ट आंसर बनता है। द टेबल शोज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ 3 एलिमेंट। ये पहले क्वेश्चन आता था, बीच में आना बंद कर दिया, अब दोबारा आ गया। ठीक है, तो एट विच टेम्परेचर आर दी 3 एलिमेंट्स इन डिफरेंट स्टेट? ये 3 एलिमेंट डिफरेंट स्टेट के अंदर होंगे। ठीक है, आओ जरा देखते हैं। वही कह रहा है द टेबल शोज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट का मेल्टिंग और बॉइलिंग टेम्परेचर दिया हुआ है। वो कह रहा है एट विच टेम्परेचर आर द 3 एलिमेंट्स इन डिफरेंट स्टेट। ठीक है, किस टेम्परेचर में तीनों एलिमेंट जो है वो डिफरेंट स्टेट में होंगे। यानी एक हो सकता है सॉलिड में हो सकता है एक लिक्विड में हो सकता है एक गैस के अंदर हो। आ रही बात समझ में? उस हिसाब से अगर तुम डायरेक्टली देखो, तो सी करेक्ट आंसर होगा, माइनस का 190 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे? देखो, जब मैं माइनस के 190 को इधर रखूंगा, ठीक है ना, इसकी 190 पे ये आर्गन सॉलिड होगी। कैसे? उल्टा चलो, देखो -189
जरा फिर से समझना, ये है माइनस का 189, ये है माइनस का 185। माइनस का 185 पर ये बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। अब माइनस का 185 पर ये बॉइल हो रही है, यानी कि इससे ज्यादा टेम्परेचर अगर होगा, इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर होगा, यानी कि माइनस 185 से ज्यादा क्या होता है, माइनस का 184, माइनस का 183, माइनस का 182, ये आते आते जीरो तक आओ, ये सारा आपको गैस मिलेगा। समझ आ गई बात? क्लियर? जी यहां सर। तक ठीक है? अच्छा, अब इससे नीचे चलो, इससे नीचे चलो, ठीक है। अब माइनस का इस वाले से अब नीचे चलते हैं, इस बॉइलिंग पॉइंट की जो वैल्यू, इससे अब नीचे चलते हैं। नीचे आने का क्या मतलब है, पीछे चलते हैं, पीछे आने का क्या मतलब, माइनस 185 से नीचे आओ, लेट्स से माइनस का 186 डिग्री पर आओ, क्या मिलेगा तुम्हें बताओ? आगे गैस था तो पहले क्या मिलेगा, बॉइलिंग पॉइंट से पहले क्या मिले, लिक्विड, तो माइनस 186 पे लिक्विड होगा, ठीक। माइनस 187 पे क्या होगा, लिक्विड। माइनस 188 कूल कर रही हो, ठंडा कर रही हो, माइनस 188 पे क्या होगा, लिक्विड। माइनस 189 पे क्या होगा, अब वो उसका मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है, तो यही इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा, तो अब ठंडा किया वापस पीछे जा रही हो, तो माइनस 189 पे वो सॉलिडिफाई होना शुरू होगी, जमना शुरू होगी, और माइनस 189 से और पीछे जाओगी माइनस की 190 पे, तो सॉलिड हो चुकी होगी। डू यू अंडरस्टैंड? अब समझ आया? ठीक है। तो ये तो तुम्हें सॉलिड में मिलेगी। लेट्स टॉक अबाउट नाइट्रोजन। अब माइनस 190 को इधर देखो, ठीक है। अब माइनस 190 तुम्हारा इधर लाई करेगा, ठीक, ठीक है। ये है बॉइलिंग पॉइंट किसका, नाइट्रोजन का। तो इस बॉइलिंग पॉइंट से पहले जो पॉइंट होगा माइनस 190 का, जो टेम्परेचर मैंने चुना है, चूज किया है, इस पर नाइट्रोजन क्या होगी, लिक्विड होगी कि नहीं होगी? जी जी रुबा, ठीक है, ठीक है। सो ये तुम्हारी लिक्विड होगी। और अब मैंने 190 बोला है ना, माइनस का 190 बोला है, तो अब 210 पे जाने की बात ही नहीं है। इसका मतलब है नाइट्रोजन जो है वो लिक्विड में होगी। क्लियर हो गई बात? ठीक है, माइनस 190 के टेम्परेचर पर। अच्छा, अब आओ ऑक्सीजन पे, इसका भी माइनस 190 चेक करो, तो इसका माइनस 190 कहां पड़ेगा, इधर कहीं पड़ेगा, आगे पड़ेगा। और मैंने बताया था कि इससे आगे जितना भी होगा वो सारा का सारा क्या होगा बेटा, गैस होगा। सो ये आपको गैसियस फॉर्म में मिलेगी। समझ आई बात? जी सर। इस हिसाब से सी करेक्ट इसका आंसर है। क्लियर? सबको समझ में आ गया गाइस? सबको क्लियर है? नेक्स्ट आओ, the diagram shows a liquid at room temperature in a beaker. What reduces the rate of loss of liquid by evaporation? ठीक है, what reduces the rate of loss of liquid by evaporation? क्वेश्चन जरा ढंग से पढ़िएगा, ठीक है। सो उसका रेट ऑफ लॉस ऑफ, या रेट ऑफ लिक्विड कह लें, रेट ऑफ लिक्विड लॉस कह लें, या बाय एवापोरेशन, ये उसको कम करना है। तो क्या उसका कम होगा, ब्लोइंग एयर, ठीक है, और एयर ब्लो करो। यार ऐसा हो नहीं सकता। मैं एग्जांपल देता हूं, आप लोग जब कपड़े सुखाने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए अक्सर लोग जो है वो, अगर बहुत बारिशें होती हैं तो ब्लोअर लगा देते हैं या फैन ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो वो रेट ऑफ हीट लॉस को बढ़ा देता है, ठीक है, कम नहीं करता। तो ए इनकरेक्ट हो जाएगा, ये इंक्रीज करेगा रेट ऑफ लॉस, हीट लॉस को, एवापोरेशन को। हीटिंग द लिक्विड, नहीं, उससे भी इंक्रीज होगा। पुटिंग द लिड ऑन द बीकर, इस पे ढक्कन रख दो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आ रही बात समझ में? और लार्जर डायमीटर का मतलब सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ एवापोरेशन और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। बट अच्छा, रेट ऑफ एवापोरेशन को समझना है तो घर में यही होता है, आप जब पोछा लगाते हो, मॉपिंग होती है घर में, तो उस वक्त लिक्विड को सरफेस पर फैलाते हो। वो जो एक बकेट के अंदर लिक्विड होता है, बाल्टी के अंदर होता है, जब उसको फैलाते हो तो पूरे सरफेस पर लिक्विड फैलता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो एवापोरेशन का रेट जल्दी जल्दी पानी सूखता है। वही पानी ग्लास में या टब में रख के छोड़ दो, 2 दिन बाद भी आओगे तो पानी कुछ ना कुछ मिलेगा तुम्हें, क्योंकि एरिया आपका क्या कम है, तो एवापोरेशन का रेट जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये याद रखना। व्हाट इज द कलर एंड व्हाट इज द टेक्सचर ऑफ द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन? क्लियर है? ब्लैक एंड शाइनी, ब्लैक एंड डल, ठीक है। वो कह रहा है कि व्हाट इज द बेस्ट एब्जॉर्बर की बात कर रहा है, ठीक है। ही इज टॉकिंग अबाउट बेस्ट एब्जॉर्बर ब्लैक एंड डल होना चाहिए, ठीक है। शाइनी रिफ्लेक्ट करता है, शाइनी रिफ्लेक्ट करेगा, वाइड रिफ्लेक्शन की तरफ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, which will give the velocity and wavelength of the wave that is an ultrasound है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है, अब ये जाहिर हमें देखना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा टेस्ट करते हैं, ठीक है भाई। टेस्ट करके इसकी फ्रीक्वेंसी सब में आप निकाल दो।
आपको पता है कि भाई v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, फॉर्मूला है f इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा। सो आपने यहाँ पे f इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा रेशियो निकालना है, वेलोसिटी है उसका, ठीक है। सो कर लेते हैं दोनों को 330। अच्छा इसको रख लें आप मीटर में, इसको भी कर दें मीटर में, सबको मीटर्स में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। सो 330 डिवाइडेड बाई 0.06, सो ये हो जाएगा 5500 हर्ट्ज, ठीक है। सबका रेशियो निकाल रहा हूं वेलोसिटी ऑफ वेवलेंथ का। आ रही बात समझ में? नहीं, बल्कि ये बनेगा ऑलमोस्ट, ये बनेगा 5000 बनेगा, 5000 हर्ट्ज बनेगा। क्लियर है? दूसरे को भी आप देख लो, यानी इसको डिवाइड करो, वेलोसिटी को डिवाइड करो वेवलेंथ से, और वेवलेंथ को पहले कन्वर्ट करो के मीटर में, सही है? तो जी 890 डिवाइड बाई 0.89, सो बिल्कुल सही है, दैट विल गिव यू 1000, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ 15, थर्ड पे आ जाओ 1500 डिवाइड बाई 0.06, ये आ जाएगा 25123, और लास्ट वन पे आ जाओ 4000 डिवाइडेड बाई 0.25, ये आ जाएगा 16000। क्लियर? सो कह रहा है इसमें अल्ट्रासाउंड कौन सी है, तो अल्ट्रासाउंड आपकी होती है 20 हर्ट्ज से, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक। बताओ सी इसका करेक्ट आंसर है भाई, सी है, डी क्यों होगा? सही है ना? अल्ट्रा मतलब अबव, मोबाइल में होता है अल्ट्रा प्रो मैक्स, तो अल्ट्रा मतलब अबव साउंड, अबव योर ऑडिबल। किसने? सी पार्ट में सी पार्ट में 25,000 है। तो सर इसकी रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। हाँ, तो अल्ट्रा का मतलब होता है अबव 20,000 ना, 20,000 से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए, तो वो 25 है ना, तो ही तो अल्ट्रासाउंड होगी। क्लियर है? अल्ट्रासाउंड इज द अबव 20,000, ठीक है, तो 25 है, 25 पे अल्ट्रा बनेगी, और अगर 20 से नीचे होगी तो इंफ्रासोनिक होगी। आप अपनी पलक झपका दी, इंफ्रासोनिक है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, द डायग्राम शोज अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई ये है, ये समझ लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंट इसका क्या है, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट है जो कि 60 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 होगा, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर है, मेजरमेंट गलत जगह से नॉर्मल से मेजर होता है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर व्हिच डायग्राम शोज द इमेज आई फॉर्म बाय मिरर, ठीक है। आ रही बात समझ में? सो भाई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, सामने इमेज है, बिल्कुल वैसे ही बनेगी। क्लियर है? तो इसका बी इसका करेक्ट, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे आपने सीधा ऑब्जेक्ट रखा, आईने के सामने वो उल्टा हो गया। ऐसा नहीं होता कि आईने के सामने, मिरर के सामने लड़कियां खड़े होकर बाल बना रही हैं, उनके सर नीचे आ रहे हैं, उनके पांव ऊपर चले गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, राइट का लेफ्ट होता है विच इज कॉल्ड लेटरली इन्वर्टेड, लेकिन टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप, यानी अपसाइड डाउन हो जाए, ऐसा नहीं होता। सो ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये दोनों तो हटा ही देना, बेतुकी सी इन्होंने डायग्राम बनाकर दी है, हटाओ। क्वेश्चन नंबर 22, द डायग्राम शोज अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू अ मीडियम क्यू, क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है, क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है, और क्रिटिकल एंगल, अच्छा तो क्रिटिकल एंगल वो कह रहा है व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, ठीक है, फॉर द बाउंड्री बिटवीन मीडियम क्यू एंड एयर। अब क्रिटिकल एंगल कभी भी डेंसर से कभी भी लेस डेंसर से डेंसर में जाते हुए नहीं बनता, कभी भी नहीं बनता। क्रिटिकल एंगल हमेशा ऐसे डेंसर से लेस डेंसर अगर लाइट जाएगी तो बनता है। तो पहले तो दिमाग में ये लाना कि क्रिटिकल एंगल यहां कहीं बनेगा, इधर बनेगा, बाहर कहीं नहीं बनेगा। सोच लो इस बात को, क्रिटिकल एंगल हमेशा अंदर बनेगा, बाहर कभी भी नहीं बनेगा। सो फॉर दैट रीजन यू नो दैट, ठीक है, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है भाई। अब इन्होंने तो दिया ही नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दिया ही नहीं, फंस गए, क्या करें, फंस गए, फंसे नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, आराम से चिल रिलैक्स। सबसे पहले आपने क्या करना है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। सो यू नीड टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब आप लेस डेंसर से डेंसर मीडियम में जाते हो तो ये फॉर्मूला यूज करते हो, जब डेंसर से लेस डेंसर में जाते हो तो इस फॉर्मूले को रिवर्स कर देते हो, ठीक है। सो अब इधर आओ, साइन ऑफ, अब ये एंगल क्या होगा, ठीक है, तो 90 माइनस 42 करना, कितना होता है 90 माइनस 42 करो 48, साइन 48 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ, अब ये एंगल कितना है 49.5, सो या 90 माइनस 49.5 करो
सो तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 माइनस 49.5, ये आएगा 40.5 डिग्री। सो 40.5 डिग्री। तो अब आप सॉल्व करो, साइन 48 डिवाइडेड बाई साइन 40.5, ये आपको दे रहा है 1.144, ये वैल्यू दे रहा है, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब आपने इसको दूसरे फॉर्मूले में रखना है, यहां से क्रिटिकल एंगल निकालना है। सो क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/1.144, ठीक है, ये सॉल्व करो, ठीक है। सो आप क्या करोगे, साइन इनवर्स 60.9 1 अपॉन, जी मैं देख लेता हूँ, 1.144 60.94 डिग्री, और ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आ रही है बात, क्लियर, सबको समझ में आ गई। विच टू वेव्स आर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कौन सी दो वेव ऐसी हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का क्या है बेटा, दीज आर द कंपोनेंट। साउंड नहीं हो सकती, अल्ट्रा साउंड नहीं हो सकती, मजाक है, वाटर वेव्स नहीं हो सकती, एक्सरे और माइक्रो, डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24। द डायग्राम शोज एन आयरन नेल इन 4 डिफरेंट सिचुएशन, इन विच डायग्राम इज द नेल एंड इंड्यूस, इन विच डायग्राम इज द नेल एंड इंड्यूस मैग्नेट, किस इन चार में से किसमें नेल में इंड्यूस मैग्नेट हो जाएगा, ठीक है। एक चीज को समझिएगा, ठीक है भाई, जब भी कभी मैग्नेट, ये मैग्नेट जो होता है वो आप किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के करीब लाओ, जैसे, और मैग्नेटिक मटेरियल भी यू नो दैट 3 होते हैं खाली, एक होता है कोबाल्ट, एक होता है निकेल, और एक होता है आयरन। इसके अलावा नेचर में नेचुरली अकरिंग मटेरियल जो कि मेटल हो और वो जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखते हो, एग्जिस्ट नहीं करते इन 3 के अलावा। अब अगर किसी ने ये बात बोली कि नहीं सर स्टील तो होता है, तो भाई स्टील एलॉय होता है, उसमें आयरन मौजूद होता है, आयरन का कंटेंट मौजूद होता है। तो नेचर में पाए जाने वाले सिर्फ 3 मेटल अपनी असली हालत में ऐसे हैं कि वो उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज आयरन, दैट इज कोबाल्ट एंड दैट इज निकेल। खत्म। ये तो आपके क्यों, इसको समझो, जैसे ही आप मैग्नेट करीब लेकर आते हो, मैग्नेट करीब लेकर आते हो, तो फर्स्ट करो मैग्नेट का ये नॉर्थ करीब लेकर आए, तो अगर ये नेल भी आयरन की है या कोबाल्ट की है या निकेल की है, तो जैसे ही नॉर्थ करीब लेकर आओगे, तो नॉर्थ करीब लाने से यहां पर थोड़ी देर के लिए इस वाले पार्ट में साउथ पोल बन जाएगा। इसे कहते हैं इंड्यूस मैग्नेटिज्म। दूर रहते हुए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्रिएट करना, बिना छुए किसी पर इफेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन, ठीक है। बिना छुए उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैदा करना इंडक्शन है, ये है मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक। ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आयरन बार कभी भी से मैग्नेट नहीं बनाएगा, ठीक है। विच रॉक करेक्टली शोज अ मैग्नेटिक मेटल एंड अ नॉन मैग्नेटिक मेटल, ठीक है। मैग्नेटिक मेटल की बात कर रहा है, नॉन मैग्नेटिक मेटल की आपसे बात कर रहा है, ठीक है। सो आपको अभी बताया कि मैग्नेटिक मेटल, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो सिर्फ 3 है, आयरन कोबाल्ट निकेल, तो आयरन हो गया, ठीक है, और कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है। मैग्नेटिक मेटल बोल रहा है, ये अलॉय है, याद रखो, ठीक है। आयरन के सामने कह रहा है नॉन मैग्नेटिक मेटल, ठीक है, बिल्कुल कॉपर है, खत्म हो गई बात, सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन, ठीक है। व्हाट हैपेंड टू द मैग्नेट व्हेन इट इज रिलीज, ठीक है, जब इसको रिलीज किया जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, ठीक है, आ रही बात समझ में, तो ये क्या करेगा, ठीक है। तो ये करेगा क्या भाई, इट टर्न्स थ्रू 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड देन स्टॉप मूविंग, ये 90 डिग्री पे घूमेगा और मूव कर देगा। इट टर्न्स थ्रू 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड देन स्टॉप मूविंग, ठीक है, स्टॉप कर देगा। इट टर्न्स थ्रू 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड देन मूव टुवर्ड्स यू, नहीं भाई, इट टर्न्स थ्रू 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड मूव टुवर्ड्स वी, ठीक है। अच्छा जी, मूव टू द मैग्नेट इज व्यूड फ्रॉम अबव, ठीक है। अच्छा, इसको टॉप से देख रहे हैं, सही सही, मैग्नेटिक फील्ड में होता है ये। देखो उसने कहा है कि मैग्नेट को देख रहे हो आप टॉप से, इधर देखो, इधर 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 इधर, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ये पैन है, ये मैग्नेट है, और ऊपर यहाँ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गुजर रही है, यूं गुजर रही है, और आप यूं टॉप से देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, यूं ऐसे देख रहे हो। तो जब लटकाओगे तो ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, कभी किसी मैग्नेट को धागे से बांधकर ऐसे लटका दो, सस्पेंड कर दो, तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आएगा। आ रही बात समझ में, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज नहीं घूमेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जो है
वो हमेशा उस पर यूं टर्निंग इफेक्ट ऐसे जनरेट करेगी, इस तरह से जनरेट करेगी। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में जब एक मैग्नेट को धागे से बांध के ऐसे लटकाओगे तो उस पे वो एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट जनरेट करेगी। ये अभी घर में एक्सपेरिमेंट करके देख लो, लग पता जाएगा। और ये कह भी रहा है कि ये जो फिगर है ये टॉप से बनी है, देखो ऐसे बनी है, टॉप से यूं इस तरह करके बनी है। क्लियर है, आ रही बात समझ में? तो इसका ये तो गया, ठीक है, और ये 20 का करेक्ट आंसर है। इज इट क्लियर? पढ़ लो, इट टर्न्स थ्रू 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड देन स्टॉप्स मूविंग। ठीक, अच्छा मूव कब करना, स्टॉप कब करेगा? जब घूमते हुए इसके पोल्स अलाइन हो जाएंगे ना अर्थ की फील्ड के साथ। यानी फर्ज करो ये अर्थ का नॉर्थ से साउथ ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैंने मैग्नेट लटकाया हुआ है। जैसे ये घूम के दोनों पोल एक साथ अलाइन होंगे ना, ये फिर उसके बाद घूमना बंद कर देगा, ये घूमना बंद कर देगा। जैसी, यानी कि ये जो मैग्नेट मैंने लटकाया है ये ऐसे कंपास के तौर पे यूज होगा। हाँ, दुनिया का पहला कंपास ऐसे ही बना था कि एक मैग्नेट को धागे से बांध के सस्पेंड कर दिया था, और जब वो घूम के एक डायरेक्शन में अलाइन हो गया तो उसी से फिर स्मॉल कंपास बनाए। फिर बड़े मैग्नेट की जगह छोटे मैग्नेट लिए गए, उन्हें एक बॉक्स के अंदर रखा गया, वहां पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखा गया, और उन्होंने फिर डायरेक्शन अलाइन करना शुरू कर दिया। आ रही बात समझ में? ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, अ प्लास्टिक रॉड बिकम चार्ज व्हेन इट इज रब विद द क्लॉथ। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन आना शुरू हो गया, ठीक है गाइस, आ रही बात समझ? तो वो ये कह रहा है which statement gives the reason for the charge on the rod? The plastic rod loses electron, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज, और वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अंडरस्टूड है? इलेक्ट्रॉन निकलता है या अंदर आता है, प्रोटॉन को कुछ भी नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, 4 resistors, each of the resistor are connected in a series with a cell of EMF E, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हाट इज द करंट इन ईच ऑफ द रजिस्टर, ठीक है। कह रहा है सब में करंट कितना होगा। अच्छा भाई, सब में करंट अगर निकालना चाहें तो करंट कैसे निकालते हैं, निकाल लें। सो हमें पता है I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है नहीं होता? अब मुझे सबसे पहले तो पता करना पड़ेगा कि इन तमाम रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है ईएमएफ के फॉर्म में, ठीक है। ईएमएफ के फॉर्म में इन तमाम रेजिस्टर की क्या वैल्यू है, आइए जरा ये देख लेते हैं, ठीक है, ये देख लेते हैं। सो देखिए ये ईएमएफ है, सो 1 2 3 4, सो ईएमएफ डिवाइडेड बाई 4 करूंगा, ठीक है। सो सब पे मुझे E/4 का पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है, E/4 का पोटेंशियल सब में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, सब में इक्वली डिवाइड होगा वोल्टेज, क्योंकि ये सीरीज के अंदर है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो मैं ऊपर V की जगह लिख सकता हूं E अपॉन 4 और डिवाइड में R, तो करंट इज इक्वल टू E अपॉन 4R हो जाएगा। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही है जी बच्चों? समझ गए? सो इस हिसाब से आंसर मेरा ए बनेगा, ना बी ना सी ना डी, क्योंकि करंट सीरीज में सेम रहता है। तो जो इस वाले पे करंट होगा वो इसी पे, वो इस पे, वो इस पे, सब पे सेम रहेगा। इस हिसाब से ए करेक्ट आंसर है। गाइस डू यू अंडरस्टैंड? समझ आया? ठीक है, तेज भागना है तेज। हाउ कैन 1 वोल्ट ऑल्सो बी एक्सप्रेस? 1 वोल्ट कैन बी एक्सप्रेस 1 जूल पर कूलम। कैसे पता आपको सर? मुझे पता है ईएमएफ का फॉर्मूला, मुझे पता है वर्क डन पर यूनिट कूलम चार्ज होता है। सो ये वोल्ट में आएगा, ये जूल में आएगा, ये कूलम चार्ज में आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? समझे नहीं समझे बच्चों? तो इस हिसाब से कौन सा आंसर हो गया? 1 जूल पर कूलम, डी करेक्ट आंसर। 30, x is a piece of the wire, the length L, area A and resistance R. Done. ठीक है, Y is made from the same material, सुभान अल्लाह, and is connected to the wire to produce a component with a total resistance of R/2. ठीक है, ठीक है, वो कह रहा है कि एक मेटल है इस तरह से, ये जरा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको जरा सोचना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ आपने रेजिस्टेंस आधी हो गई, इसका मतलब है एरिया उसका डबल हो सकता है, चलो कुछ भी होगा, हमें नहीं पता, ठीक है। ये दोनों को एक साथ आपने कनेक्ट कर दिया, देखिए उसने नहीं बोला, एक है x, एक है y, ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस आपकी R है, लेंथ L है, एरिया A है, ठीक है। आ रही बस मत। दूसरे में कह रहा है कि इसको ऐसे कनेक्ट किया कि टोटल जो रेजिस्टेंस आपको दे रहा है वो R/2 दे रहा है। पढ़ो, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस R/2, ठीक है। Y is made from the same material and is connected to the wire X to produce a component with R/2. क्लियर हो गई? यहां तक बात समझ में आ गई? वो कह रहा है कि what are the dimension of Y and how it is connected to X, ठीक है। अब
ये देखना पड़ेगा कि कैसे कनेक्ट किया गया है। ठीक है, मुझे अब देखो दो चीजें हो सकती हैं जो जो मैं समझ रहा हूं। ठीक है, कभी भी सीरीज में सुनना मेरी बात, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इसने तो टोटल रेजिस्टेंस कम कर दी, इसने तो टोटल रेजिस्टेंस कम कर दी, R/2 कर दी। यानी एक की रेजिस्टेंस R थी, जब दो को कनेक्ट करेंगे, अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस तो बढ़ेगी। इसका मतलब अगर मुझे R/2 लाना है तो इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, सीरीज में नहीं। सीरीज में ये R है, फर्स्ट करो ये भी R होता तो 2 R ऐड होके 2 R बन जाते, R/2 नहीं होते, हाफ नहीं होते। इसका मतलब ये बात तय है कि भाई ये जो दूसरा वाला आप लेकर आए सर, ये नहीं लग सकता किसी भी सूरत इसके साथ। ये अगर लगेगा तो इसके साथ पैरेलल में लगेगा। तो पैरेलल वाला ये और ये सही हो गया, सीरीज वाला तो हटा दें आप। ठीक, अब आप इसके साथ लगाएं पैरेलल में। अब आप पैरेलल में लगाएं तो पैरेलल में अगर आप एक और लगाते हैं इसके साथ, लेट सपोज, ठीक है, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को लेट से पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, ये दो वायर हैं, उनको मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ओवरऑल डिस्टेंस R/2 है। अब मेरा क्या कहना है, अगर सुनो, अगर ये R है तो इसको भी R होना चाहिए। क्यों? जब भी मैंने शायद अपने स्टूडेंट्स को बताया भी कि अगर दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है, लेट्स से ये 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है, इनका मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसका शॉर्टकट ये होता है, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है दोनों की, सो 10 को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर कर लो, हाफ कर लो, डिवाइडेड बाय 5, ये उसका आधा हो जाएगा। क्लियर? सो इन्होंने पहले से ही मुझे बताया भाई ये हाफ हो गया, पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, ये हिंट दे दिया। और सेकंड है कि वो हाफ है, तो हाफ होगा भी कब, जब ये R है तो ये भी R होगा, तो इनका जब मैं इक्विवेलेंट निकालूंगा तो वो R/2 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, अच्छा, अब इसका मतलब ये भी R होना चाहिए, मेरा ये मानना है। अच्छा सर कैसे पता आपको R होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए, R इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय लेंथ अपॉन एरिया। आपने ये रेशियो पढ़ा है। ठीक है, इसमें आप देखिए लेंथ वो आपकी कितनी कर रहा है, 4 टाइम्स कर रहा है। ये देखिए C में देखिए, एरिया 4 टाइम्स, लेंथ भी 4 टाइम्स। तो न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई करिए, लेंथ 4 टाइम्स कर रहा है, डिनोमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, एरिया भी 4 टाइम्स हो रहा है। अब अगर मैं इन दोनों को कैंसिल भी कर दूं तो भी मेरा दोबारा घूम फिर के रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए मेरी रेजिस्टेंस R ही है, R ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो ऊपर भी R, नीचे भी R। ओके ओके फाइन फाइन, असल मैं दोबारा बताता हूं, देखो देखो समझो। बेसिकली इधर आओ, इधर आओ, ये समझ में आ गया कि दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? अब अगला सुनो, मेरा ये कहना है कि ऊपर जो रेजिस्टेंस है इसका फॉर्मूला है K इंटू लेंथ अपॉन एरिया। ये फॉर्मूला पढ़ा है टीचर ने, पढ़ाया ये फॉर्मूला या नहीं पढ़ाया? ठीक है, पढ़ाया है। अब जरा समझना, नीचे वाला भी मेरा ये कहना है R ही होगा, ताकि इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालूं तो उसकी वैल्यू R/2 आए। ठीक है, मेरा ये कहना है। अब ये R कैसे लाओगे? अब ये R लाने के लिए जो फॉर्मूला ऊपर लगाया है यही फॉर्मूला नीचे भी वैलिड होना चाहिए, यही रेशियो नीचे भी वैलिड होना चाहिए। ना 2 ना 3 ना 4 ना 5, कोई चीज ऊपर नीचे नहीं आनी चाहिए, कुछ भी नहीं आनी चाहिए। क्लियर है? एक सेकंड यार, शायद क्लास का टाइम शुरू होने वाला। ठीक है, अब जरा C को देखो, C पे क्या कर रहा है, वो लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है। सो आप ऊपर लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, एरिया को 4 से मल्टीप्लाई करें, एरिया को भी कर दिया, तालियां, कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, करने के बाद अब नीचे वाले का ये रेशो बन रहा है, ऊपर भी 4 आ रहा है, नीचे भी 4। मैं इस 4 से 4 को काट दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, अगेन R इज इक्वल टू KL अपॉन एरिया। सो ये और ये रेशो, दोनों रेशो सेम है, इसका मतलब दोनों की रेजिस्टेंस सेम है, ये प्रूव हो गया। दोनों की रेजिस्टेंस सेम है, ये प्रूव हो गया। तो जब दोनों की रेजिस्टेंस सेम होगी, ठीक है, तो जब मैं इन दोनों का कंबाइन निकालूंगा, इफेक्टिव या टोटल रेजिस्टेंस निकालूंगा, तो वो R/2 हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, जो कि पहले गिवन है, ये भी प्रूव हो गया। इस हिसाब से C करेक्ट आंसर है मेरा। क्लियर है? आ रही बात समझ? ठीक है, ये समझना है इस चीज को। 31 पे आओ, विच सर्किट कंटेन अ फ्यूज एंड अ डायोड। फ्यूज और डायोड की बात कर रहा है। ठीक है, जरा जल्दी से बताते हैं, तो ये डी करेक्ट आंसर है, ये फ्यूज है और ये डायोड है। हाउ इज द एनर्जी ट्रांसफर विद इन अ केटल दैट इज पावर्ड बाय द मेन सप्लाई? ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल वर्क डन टू केमिकल एनर्जी, नहीं, इलेक्ट्रिकल वर्क डन टू थर्मल एनर्जी। बिल्कुल ऐसे ही होता है, केटल में हीटर जो है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है और वो उसे कन्वर्ट करता है हीट में।
ठीक है। 33 पे है, a magnet moves through a coil of the wire as shown. Magnetic poles are produced at the two ends of the coil as the magnet leaves the coil. यहां जब इंटर होगा बेसिकली लेंस लॉ लगेगा, एंड यू नो दैट लेंस लॉ क्या होता है, आती है तो आने ना तो जाती है तो जाने ना दो। दिस इज लेंस लॉ मैन, ये लेंस लॉ है फ्लाइंग के अंदर। अब जरा समझना, नॉर्थ पोल आ रहा है, आती है तो आने ना दो, यहां पर क्या बनेगा, नॉर्थ ही बनेगा, आने नहीं देना। नॉर्थ आ रहा है, नॉर्थ को आने नहीं देना। और जब ये यहां से बाहर दूर जाएगा, नॉर्थ दूर जा रहा है साउथ, ठीक है, साउथ यहां से दूर जा रहा है तो जाती है तो जाने ना दो। जब साउथ दूर जा रहा है तो उसको अपोज करने के लिए यहां पे नॉर्थ पोल बनेगा। क्लियर है? क्या बनेगा, जब साउथ दूर जाएगा, जाती है तो जाने ना दो के लिए अट्रैक्ट करेगा नॉर्थ बन के, तो पोल रिवर्सल होगा, तो बीच में कहीं पर पोल रिवर्सल होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? सो पी की तरफ एन बनेगा, पी की तरफ एन बनेगा, और क्यू की तरफ भी एन बनेगा। मेरे हिसाब से ए करेक्ट आंसर होना चाहिए। जी जी जी, चलें आगे, मूव करें, आगे चलते हैं। उसके बाद स्ट्रेट वर्टिकल वायर कैरीज अ करंट इन द डायरेक्शन एज शोन। ऊपर से आप देख रहे हैं, आपको मैंने, आप में से जिन्होंने मुझसे पढ़ा है उनको मैंने बाहुबली वाली वो वाली वीडियो दिखाई थी, जिसमें वो जो है वो बाहुबली जो है वो एक साथ 3 तीर मारता है। तो अगर आपने वो देखा तो 3 तीर एक साथ 3 एरोस फेंकता है। जब वो एरो दूर जा रहे होते हैं तो उनका क्रॉस बना हुआ आता है। ठीक है, उनका जो क्रॉस बना हुआ आता है, इसका मतलब है कि कोई भी चीज जब आपसे दूर जा रही होगी तो उसके पीछे उसका क्रॉस नजर आएगा, और आपको अप्रोच कर रही होगी, ऐसे आ रही होगी तो उसका डॉट नजर आएगा एरो का। सो चूंकि ये ऊपर से देख रहा है और ये जा रहा है तो इसका मतलब उसे एरो का क्रॉस नजर आएगा बना हुआ। ठीक है, सो एक चीज है। ठीक है, अब वो क्रॉस बना हुआ आएगा, उसके बाद वो राइट हैंड ग्रिप रूल जब अप्लाई करेगा, राइट हैंड ग्रिप रूल अप्लाई करेगा तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड, यानी ऐसे देखेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगी। क्लियर है? आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है? तो इस हिसाब से इसका जो आंसर बनेगा, ठीक है, आपको समझा दिया ना, इस डायरेक्शन में होगी मैग्नेटिक फील्ड। यानी राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे आप, ऑस्ट्रिड वाला, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे। ठीक है, करंट नीचे जा रहा है तो आप थंब को नीचे रखेंगे, राइट हैंड रूल को ऐसे करेंगे तो ये डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डी भी आता है, ए भी आता है, सी और बी हटा दीजिए। अब ए और डी में देखिए, इसमें इंक्रीजिंग गैप है, गैप बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो डी करेक्ट आंसर है, ए को हटा दीजिए, ये इक्वल गैप है। 35, which part of the simple DC motor reverses the direction of the current in the coil once every rotation of the coil? वो कह रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन को कौन कॉइल के अंदर रिवर्स करता है, रोटेट करता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का काम होता है। ठीक है, कटी हुई रिंग होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्प्लिट रिंग। 36, which statement about the nuclide notation is correct? कौन सी स्टेटमेंट इसमें जो है वो क्या है, करेक्ट है? R is the nucleon number which is different for different isotope. बिल्कुल ठीक है, न्यूक्लियन नंबर को एटॉमिक मास नंबर भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक, यही करेक्ट है। अगला कह रहा है 37 में रेडियो एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट, द बैकग्राउंड रीडिंग इज 28 काउंट्स पर मिनट। कह रहे हैं द रेडियो एक्टिव सोर्स इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द डिटेक्टर व्हिच इज कनेक्टेड टू द काउंटर। काउंटर रीडिंग आर टेकन, ठीक है, विद एंड विदाउट द शीट ऑफ डिफरेंट मेटल मटेरियल, ठीक है, प्लेस बिटवीन द सोर्स एंड द डिटेक्टर। व्हिच टाइप ऑफ द रेडिएशन आर बीइंग एमिटेड बाय द सोर्स? जब कोई शीट नहीं है बीच में तो 750 काउंट आ रहा है। ठीक है, थिन कार्ड आपने लगा दिया तो अभी भी 750 आ रहा है। थिन कार्ड का मतलब ये हुआ कि अल्फा कागज से रुक जाती है। ठीक है, अल्फा कागज से रुक जाती है, लेकिन अगर कागज रखने पर, कार्ड रखने पर भी वही काउंट है, इसका मतलब अल्फा नहीं है, नो अल्फा। क्लियर, अल्फा नहीं है इसमें। अब वो कह रहे हैं 5 मिलीमीटर का एल्युमिनियम रखा तो 478 हो गया। तो जब 5 मिलीमीटर का आपने एल्युमिनियम का शीट रखा 5 मिलीमीटर, और ये काउंट 750 से 478 पे आ गया, कम हो गया, इसका मतलब है कि भाई यहां से जो बीटा निकल रहे थे वो इधर एब्सॉर्ब हो गए और अब सिर्फ गामा आप तक पहुंच रही है, 478 गामा है। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है, इसका मतलब ये 37, ये क्वेश्चन नंबर का जो हमारा आंसर है वो है क्या, डी है। जो बीटा तो होंगे
और बीटा के साथ जो पहुंच रहे हैं अब वो गामा होंगे, तो डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, a radioactive isotope is injected into a patient as the part of the medical test. The radiation emitted is detected outside the body. What are the suitable properties of this isotope? Suitable property क्या होंगी भाई? पहली चीज, पेशेंट की बॉडी के अंदर कोशिश ये की जाती है कि गामा रेज हो, रेडिएशन टाइप जो गामा रेज हो, क्योंकि गामा रेज जो है वो अंदर जाकर एनर्जी पार्टिकल हैं, ठीक है, सो उनकी जो आयोनाइजेशन कैपेसिटी है गामा की वो कम से कम है, दैट्स व्हाई गामा को हम जो है वो प्रेफर करेंगे। दूसरी चीज क्या करें कि उसकी हाफ लाइफ कितनी होनी चाहिए? फ्यू इयर्स नहीं होगी, फ्यू इयर्स होगी तो बेचारा कई सालों तक उसके दिमाग से रेडिएशन निकलती रहेगी, तो ऐसा नहीं है, फ्यू आवर्स होनी चाहिए, सी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? स्टूडेंट राइट्स फोर स्टेटमेंट अबाउट द सोलर सिस्टम। लाइट takes approximately 3 exponent 8 second to travel from sun to earth। ठीक है, अच्छा मैं बोलूं इतना ये गलत लिखा हुआ है, उसकी वजह ये कि लाइट जो है वो सन से अर्थ तक जो है वो 8 मिनट्स और 20 सेकंड में पहुंचती है, तो ए तो वैसे ही गलत है। ठीक है, एक बेवकूफ से बेवकूफ बंदा भी कहेगा कि ए जो इसका गलत है। द अर्थ अप्रोक्सीमेटली टेक 24 आवर्स टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, बिल्कुल ठीक है। द मून टेक अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ टू ऑर्बिट अर्थ, ठीक है, ये भी ठीक है। द सन टेक अप्रोक्सीमेटली 365 डेज टू ऑर्बिट अर्थ, गलत है। 2 और 3 इसके करेक्ट, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज नेवर फॉर्म बाय द एक्सप्लोजन ऑफ रेड सुपर जायंट? रेड सुपर जायंट के एक्सप्लोड करने से क्या चीज फॉर्म नहीं करती? ब्लैक होल बन सकता है, न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा न्यू एलिमेंट्स जैसे कि आपके लेस डेंसर एलिमेंट्स हो गए वो भी बन सकते हैं। व्हाइट डॉर्फ ऐसे नहीं बनेगा, व्हाइट डॉर्फ तब बनता है जब आउटर लेयर श्रेड ऑफ हो जाती है, अंदर की जो लेयर है वो बचती है, ठीक है, कोर बचता है, कोर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कन्वर्ट होता है व्हाइट डॉर्फ के अंदर, ठीक है। दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। कोई क्वेश्चन कोई सवाल है तो प्लीज मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, कोई फॉर्मूला शीट चाहिए, कुछ भी चाहिए, प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा,